नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉशी सीक्वेंस एंड सैंडविच थ्योरम के बारे में। कॉशी से रिलेटेड कुछ एक आध थ्योरम भी है, जैसे कि कॉशीज़ फर्स्ट थ्योरम एंड ऑन लिमिट्स एंड सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, वो भी हम इसी लेक्चर में आज कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कॉशी सीक्वेंस से शुरू करते हैं कि कॉशी सीक्वेंस और फंडामेंटल सीक्वेंस भी बोल सकते हैं हम इसको, कि वो होती क्या है। ठीक है, सो अ सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड फंडामेंटल और कॉशी सीक्वेंस इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्ररी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट। ये जो एन नॉट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सच दैट ए एन माइनस ए एम। अब इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, जब एन जो और एम जो है वो एन नॉट से बड़े हों। ए एन माइनस ए एम का मतलब यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि दो टर्म्स, यानी बाद वाली टर्म में से मैं पहली वाली टर्म को माइनस कर रही हूँ, डिफरेंस निकाल रही हूँ, तो उनका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से भी छोटा आ रहा है। मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, या फिर मैं इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकती हूँ, ए एन प्लस पी, यानी बाद वाली टर्म में से मैं पहली वाली टर्म माइनस कर रही हूँ, वो भी मेरा एप्सिलॉन से बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा कि एन नॉट क्या होना चाहिए। जब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है कि हम एन नॉट जो है वो क्या ले रहे हैं। ठीक है, सो ए एन जो है ये हमारी सीक्वेंस है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे A1 A2 A3 अप टू सो ऑन ए एन नॉट। ए एन नॉट का मतलब क्या है, ये वाली एक ऐसी टर्म है जिसके बाद से जितनी भी टर्म्स हैं उनका अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा डिफरेंस आएगा, यानी वो एप्सिलॉन से भी छोटा आएगा। यानी शुरू की टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है उससे मुझे मतलब नहीं है। ये जो nth टर्म है, ये जो एन नॉट वाली टर्म है, इसके बाद से जो टर्म्स मुझको मिलती जाएंगी उनके बीच का जो डिफरेंस है वो छोटा छोटा होता जाएगा। तो यही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे ए एन नॉट के बाद की सारी टर्म्स में से, जब हम ए एन माइनस एम करेंगे तो वो जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से भी छोटा आएगा। दैट इज़ टर्म्स बहुत ही ज़्यादा क्या है, पास पास हैं, तभी तो एप्सिलॉन से भी छोटा डिफरेंस आ रहा है। तब हम उसे बोलेंगे कि वो कैसी सीक्वेंस है, कॉशी सीक्वेंस है। तो कब हम बोलते हैं कि कोई भी सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है, बस हमें ये याद रखना है, ये जो कंडीशन हमें यहाँ पे दी हुई है कि हम जब भी उन टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालें तो वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। ऑलराइट, अब हम इस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 1/n वही क्लासिक एग्जाम्पल जो हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम इसे ओपन करेंगे तो सीक्वेंस कुछ इस तरह से खुलेगी। हमें पता है कि ये कैसी सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब अगर मैं एप्सिलॉन को यहाँ पे 0.01 लेती हूँ, यानी कि 1/100 लेती हूँ, तो हमारा एन नॉट जो है वो क्या बनेगा, 100 बनेगा। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन जो है वो क्या होता है, 1/n नॉट होता है। So after n naught is equals to 100, all the values will be pass, they will tend towards 0। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस ग्राफ में, पहले 1 से शुरू हुआ, फिर 1/2, फिर 1/3, तो इस तरह से ग्राफ जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे हमारा n नॉट है जो कि मैंने 100 लिया है, तो उसके बाद की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी क्या होंगी, पास होंगी, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, यानी ए एन माइनस ए एम जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, 1/100 से भी छोटा होगा। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कॉशी सीक्वेंस बोलेंगे। और हमें पता है कि कन्वर्जेंट भी होती है एंड इट कन्वर्जेस टू 0, और इसकी लिमिट क्या बनती है, 0। ये लास्ट क्लास में हम सारा कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सीक्वेंस जो है वो -1/n है। हमें पता है कि इस तरह से ओपन होगी, -1 -1/2 -1/3 अप टू सो ऑन। तो ये कैसी सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। आप देख पा रहे हो इस तरह से इंक्रीज हो रही है एंड इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सो अगेन ये भी क्या है, एक कॉशी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट है एंड इट कन्वर्जेस टू 0। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी हम एग्जाम्पल पिछली क्लास में कर चुके हैं। इस तरह से ओपन होता है, ये इसका अपर बाउंड है, ये इसका लोअर बाउंड है, और इन दोनों के ही बीच में वैल्यूज़ जो है वो आगे की सारी लाई कर रही है। देखो 2 हमारा अपर बाउंड है, 1/2 हमारा लोअर बाउंड है। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ को देख रहे हैं, एक वैल्यू 1/2 है, फिर 4/3 है, फिर 3/4 है। इस तरह से जो है वैल्यूज़ वो चलती जा रही है ना, और हमें दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था इट कन्वर्जेस टू 1 की तरफ ये कन्वर्ज करती हुई जाती है ना, सारी की सारी वैल्यूज़। तो ये इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, लेकिन ये कैसी सीक्वेंस है, कॉशी सीक्वेंस है, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट इट्स कन्वर्जिंग टू 1। एक पॉइंट के बाद ये किस तरफ जा रही है, 1 की तरफ कन्वर्ज कर रही है। 1 की तरफ कन्वर्ज करने का मतलब है कि जो वैल्यूज़ हैं, जो टर्म्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से भी छोटा होता जा रहा है। जो भी एप्सिलॉन हम लेंगे उससे भी छोटा होता जा रहा है।
देयरफॉर द डिफरेंस इज गेटिंग स्मॉलर। तो हमारी लिमिट क्या हो गई, 1 हो गई। एक ही बात है, उसको बस हम अलग अलग तरीक़ों से बोलते हैं। कभी हम बोलते हैं कि नेबरहुड में जो है वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ कॉमन आनी चाहिए, या कभी हम बोलते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आसपास आनी चाहिए उस लिमिट के, जैसे कि यहाँ पर 1 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं आफ्टर अ पॉइंट उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होता जाएगा, बहुत ही कम होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो कन्वर्ज कर रही है, या हम बोल रहे हैं कि वो कॉशी सीक्वेंस है। एन नॉट को हम 1/एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं या लेते हैं। अगर हमें निकालनी है एन नॉट की वैल्यू तो हमें पता होगा कि एप्सिलॉन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1/एप्सिलॉन कर देंगे तो एन नॉट जो है हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉशीज़ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कॉशीज़ कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात आपको समझनी है। मेन बात जो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है इस क्राइटेरिया में वो ये है कि एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ अ कॉशी सीक्वेंस। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब है कि कन्वर्स करेंगे तो भी ट्रू होगा, और आगे से बात समझेंगे तो भी ट्रू होगा। अगर कन्वर्जेंट है तो कॉशी होगा, और अगर कॉशी सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट होगा, यानी दोनों तरफ से बातें जो है वो ट्रू हैं। तो बस ये याद रखना है कि अगर कोई भी सीक्वेंस आपको कन्वर्जेंट दिख रही है तो आंख बंद करके इट इज़ अ कॉशी सीक्वेंस, और अगर कोई कॉशी सीक्वेंस दिख रही है तो आंख बंद करके इट इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ए एन। क्या है नेसेसरी और सफिशिएंट? नेसेसरी और सफिशिएंट का मतलब है कि ये दोनों तरफ से ट्रू है। ठीक है, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस इज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक एन नॉट एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए एन प्लस पी, बाद वाली टर्म में से मैं पहली वाली टर्म को माइनस कर रही हूँ, तो इनका जो डिफरेंस होगा, जो मॉडुलस होगा, वो एप्सिलॉन से भी छोटा आएगा। ठीक है, वही कि डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, स्मॉलर। लेकिन कब? एक एन नॉट पॉइंट के बाद। दिस इज द कंडीशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉशीज़, अगला है कॉशीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। अब ये समझते हैं कि कॉशी की फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या बोलती है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है ए एन और वो कन्वर्ज कर रही है एल पर, तो जो सीक्वेंस डिफाइंड बाय बी एन होगी। अब बी एन हम देखते हैं कैसी सीक्वेंस। देखो बी एन जो है वो इस तरह की सीक्वेंस है जिसके अंदर ए एन भी आ रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो बी एन जो है वो इस तरह की सीक्वेंस है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू सो ऑन ए एन। तो ये तो हमारी ए एन वाली सीक्वेंस थी, उसको हमने डिवाइड कर दिया एन से, तो ये हो गई हमारी बी एन सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर ए एन हमारी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है एल को, अगर उसकी कोई लिमिट है एल, तो इस तरह की सीक्वेंस अगर आपको दिखेगी तो उसकी लिमिट भी क्या होगी, एल ही मानी जाएगी। ठीक है, सो बस ये याद रखना, इट्स काइंड ऑफ एरिथमेटिक मीन, क्योंकि इसको देख के हमको ऐसा याद आता है कि ये क्या दिख रहा है, एरिथमेटिक मीन दिख रहा है। ठीक है, फाइंड द लिमिट ऑफ, अब देखो इस पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन है कि फाइंड द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। यहाँ पे हमें दिया हुआ है दिस सीक्वेंस, दिस होल सीक्वेंस। ये किसको डिनोट कर रहा है, बी एन को डिनोट कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, एन है। ठीक है, तो अगर हम इस ए एन की, ये जो ए एन हमारी सीक्वेंस है, इसकी लिमिट निकाल लें तो पूरे के पूरे बी एन की जो है वो लिमिट हमको पता चल जाएगी। यही वो यहाँ पे बोल रहा है। तो फिर अब देखते हैं कि जैसे ये वाली सीक्वेंस की हमें लिमिट निकालनी है, तो हमें दिख रहा है कि हमारी बेसिकली सीक्वेंस क्या है, n रेज टू पावर 1/n। यहाँ पे हमें दिख रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी हमें लिमिट l एक फाइंड आउट करनी है। तो हमें दिख रहा है कि ये इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, तो अनडिफाइंड फॉर्म है, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा बोथ द साइड्स। लॉग लिया हमने तो ये हो गया लॉग l, और यहाँ पे हो गया लिमिट 1/n लॉग n। ये हमें पता है कि 1/n जो है पावर वाला वो आगे आ जाता है, तो 1/n लॉग n बन जाएगा। ठीक है, ये रहा लॉग l, ये रही लिमिट log n अपॉन n। अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। अगर हम इसमें लिमिट लगाते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल्स रूल लगाएंगे। ठीक है, एल हॉपिटल्स रूल का मतलब क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर में अलग डिफ्रेंसिएशन होगा, डिनोमिनेटर में अलग डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, सो लॉग एल तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया लॉग एन का 1/n, और नीचे n का हो गया 1। सो 1/n मतलब 1/infinity, 1/infinity की लिमिट हमने पुट कर दी। सो 1/infinity इज 0, तो लॉग एल हमारे पास क्या आ गया, 0। यानी एल की वैल्यू क्या हो गई, ई रेज टू पावर 0। हमें पता है ना इसका बेस ई है, उधर जाकर क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर 0। ई रेज टू पावर 0 का मतलब है 1। सो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। यानी लिमिट क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। तो वो जो सीक्वेंस थी उसकी भी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n की पावर 1/n हमेशा लिमिट 1 होती है। इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चंस में आता है, रिपीट होता है। ठीक है, अब यही एक अगला क्वेश्चन लेते हैं कॉशीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स के ऊपर ही। मैं लिख देती हूँ, यहाँ मेंशन कर देती हूँ, कॉशीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन
लिमिट्स, ठीक है। सो अगेन हमारे पास यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक तरह से बी एन है ना, ये हमारा क्या है, ए एन है। तो हम सबसे पहले ए एन की लिमिट निकाल लेते हैं। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हमारा ए एन जो है हमें दिख रहा है एन बाई एन प्लस वन, यही है। यहाँ से एन कॉमन लेते हैं, एन कॉमन लिया तो ऊपर बचा वन, और यहाँ पे बचा हमारे पास वन प्लस वन बाय एन, यही बचा, आपको दिख रहा है। तो ये एन से एन कैंसिल हो गया, ये लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हमारी चली रही है, ठीक है। ये बन गया वन अपॉन वन प्लस वन बाय एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी डाला तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, पूरा का पूरा ज़ीरो। तो बेसिकली हमारे पास लिमिट क्या आ गई, वन। सो ये है हमारा लिमिट ऑफ ए एन की लिमिट आ गई, तो बी एन की भी लिमिट क्या रहेगी, यही रहेगी, ठीक है। पर इसका कन्वर्स जो है ये याद रखना है हमें, दैट द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। कन्वर्स क्या कह रहा है कि इफ़ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए अप टू सो ऑन ए एन बाई एन, हमें लिमिट एक दे रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन भी क्या होगा, हमारा एल होगा, वही लिमिट आएगी, ठीक है। अगर इस बी एन की लिमिट हमें एल दे रखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए एन की लिमिट भी एल आएगी, पर उल्टा होता है कि अगर ए एन की लिमिट हमें दे रखी है तो बी एन की लिमिट भी वही आएगी, ठीक है। ये तो हमें पता है इस साइड से हम जब जाते हैं तो, लेकिन ये वाला साइड ट्रू नहीं है, द कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। अगला है कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ ए एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स देन लिमिट ए एन की पावर वन बाय एन, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, इज इक्वल्स टू लिमिट ए एन प्लस वन बाय ए एन इज इक्वल्स टू एल। यहाँ पे ये रहेगा हमारा फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो प्रोवाइडेड द लिमिट ऑन द राइट साइड एग्जिस्ट, ये वाली लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। बस हमें ये याद रखना है कि लिमिट, इसका मतलब क्या है, ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन ए एन की पावर वन बाय एन हमें दे रखा है, दिस इज काइंड ऑफ अ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। सो जो लिमिट है ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, जो क्या आनी चाहिए, हमारी एल आनी चाहिए, इसको एक्सपैंड करके हमने लिखा है, तो इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बेसिस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इवेलुएट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इस तरह से हमें सीक्वेंस दे रखी है की पावर एन होल की पावर वन बाय एन। तो ए एन हमें पता है हमारा ये है, ए एन प्लस वन हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ए एन प्लस वन अपॉन ए एन यही चाहिए होता है ना, लिमिट इसी की तो निकालनी है। तो ए एन प्लस वन हमारा क्या हो जाएगा, शुरू का तो सेम ही रहेगा, एन प्लस वन बाय एन की पावर एन ये भी सेम रहेगा, इसमें बस हमें एन प्लस वन करना है, तो एन प्लस वन तो एन प्लस टू हो गया, और अपॉन में क्या हो गया, ये एन की जगह पे एन प्लस वन, और यहाँ पर भी एन की जगह पे एन प्लस वन, ठीक है। सो अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, दोनों को हमें डिवाइड करना है, जो भी टर्म्स हैं हमारी, तो इसको हमने डिवाइड करने रखा एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन होल की पावर एन प्लस वन, ठीक है। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसको मैंने क्या कर दिया, सेपरेट आउट कर दिया। कैसे किया, एन टू को मैंने क्या लिख दिया, प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इस तरह से ओपन किया। फिर यहाँ से वन प्लस मैंने अलग कर दिया, वन अपॉन एन प्लस वन रहा, होल की पावर एन प्लस वन। हमें पता है, बस यही चीज़ आपको याद रखनी है कि वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन जो है वो क्या होता है, ई होता है, एंड द वैल्यू ऑफ ई लाइज बिटवीन 2 and 3, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो बस यही है कि इसकी लिमिट जो हमने निकाली तो वो क्या आ गई, हमारे पास ई आ गई। तो जो इसकी लिमिट होगी वही हमारी ए एन की लिमिट होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है। लास्ट ये है हमारा सिजेरोस थ्योरम। सिजेरोस थ्योरम क्या बोलता है कि इफ़ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन हमें ए दे रखी है, एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन हमें बी दे रखा है, तब लिमिट ए वन बी एन, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए वन से शुरू हो रहा है और बी जो है वो एन से शुरू हो रहा है, प्लस ए टू बी एन माइनस वन प्लस ए थ्री बी एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन ए एन, और बी कहाँ पहुँच जाएगा, वन पे पहुँच जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल्स टू ए बी। दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। कि वैल्यू क्या आएगी, जब आपको इस तरह से कुछ दिखे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ए बी आएगी, ठीक है। ये सिजेरोस थ्योरम है। एक लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है स्क्वीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको, या फिर सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, उसी के बेसिस पर ये थ्योरम है कि अगर हमारे पास 3 सीक्वेंसेस दे रखे हैं, ए एन बी एन एंड सी एन, दीज आर द 3 सीक्वेंसेस, ठीक है, सच दैट हमें ए एन की लिमिट और बी एन की लिमिट हमें पता है एल है, ठीक है, और ए एन और बी एन के बीच में सी एन आ रहा है, सैंडविच की तरह, ये 2 ब्रेड के स्लाइसेस हो गए और उसके बीच में हम जो भी वेजीज लगा रहे हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। सो ए एन की लिमिट हमें पता है, बी एन की लिमिट हमें पता है, हमें सी एन की
लिमिट निकालनी है तो वो क्या होगी, तो फॉर ऑल एन तब सी एन की लिमिट भी एल ही आएगी। क्यों? क्योंकि ए एन और बी एन दोनों की लिमिट हमें पता है वो क्या दे रखी है, एल दे रखी है, तो उसके बीच में जो भी सीक्वेंस आ रही है उसकी भी लिमिट क्या होगी, एल मानी जाएगी। सो ये था स्क्वीज़ प्रिंसिपल, या फिर हम इसे सैंडविच थ्योरम भी बोल सकते हैं। ठीक है।